Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Imran sir from FEI. This is class 9th, Political Science, chapter number 4, Working of Institutions, lecture number 1st. Let's start. Major topics जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो इस तरह से हैं. ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है, और यहाँ पर हम एक ऑफिस मेमोरेंडम की एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे और उसे समझेंगे. उसके बाद मंडल कमीशन क्या थी, अपोजिशन अगेंस्ट द मंडल कमीशन. ये जो मंडल कमीशन थी उसके अगेंस्ट जो अपोजिशन वगैरह हुई थी उसके बारे में भी पढ़ेंगे. इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जिसमें पार्लियामेंट आता है जिसको हम लेजिस्लेचर भी कहते हैं. इसके अलावा एग्जीक्यूटिव जिसमें परमानेंट एंड जो नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं. इसके अलावा जुडिशरी जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे. तो ये सारे टॉपिक जो है इसी चैप्टर में कवर होंगे इंशाल्लाह. तो एक एक करके हम उनको पढ़ेंगे. सबसे पहले ऑफिस मेमोरेंडम. तो मेमोरेंडम यूजुअली इट इज ए रिटन लेटर, मैसेज और रिकॉर्ड फ्रॉम वन पर्सन और डिपार्टमेंट टू अनदर. अगर यहाँ पर हम बात करें, कोई भी डिपार्टमेंट जब कोई ऑर्डर पास करता है तो उसको हम मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं. गवर्नमेंट जो हमारी होती है, ऐसे ऑर्डर्स सैकड़ों हर दिन पास होते रहते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. तो इसमें काफी ज्यादा अगर हम देखें, एक ऑफिस मेमोरेंडम में काफी ज्यादा टाइम लगता है बनने में, क्योंकि इसके पीछे एक चेन ऑफ इवेंट्स होती है. कोई भी ऑफिस मेमोरेंडम आसानी से नहीं बनता है. जिस तरह से आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब पार्लियामेंट में एक बिल पेश की जाती है तो उसको दोनों हाउसेस में पास करना जरूरी है. उसके बाद प्रेसिडेंट का साइन उस पर जरूरी है. उसके बाद ये उन डिपार्टमेंट्स को भेजी जाती है जिस डिपार्टमेंट के रिलेटेड ये होती है. उसके बाद वो डिपार्टमेंट उसमें जो जॉइंट सेक्रेटरी होता है अपने डिपार्टमेंट को वो ऑफिस मेमोरेंडम या ये जो रिकॉर्ड है ये सेंड करता है. उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होती है. इस तरह से वो बिल लॉ बनकर एक्सरसाइज होने लगती है. तो यहाँ पर बात करेंगे मंडल कमीशन की. ये मंडल कमीशन क्या था, यहाँ पे अगर हम बात करें 1979 में एक कमीशन बिठाई गई कि सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बिठाया जाए ताकि जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको रिजर्वेशन दी जाए. इसका जो हेड था इस कमीशन का, उसका नाम था बीपी मंडल. तो इसलिए इसको मंडल कमीशन कहा जाता है क्योंकि इसका जो हेड था उसका नाम बीपी मंडल था. तो इसको बताया गया, इनको समझाया गया कि आपको एक क्राइटेरिया बनाना है कि हम किन लोगों को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में रखें ताकि उनको हम रिजर्वेशन वगैरह दे जॉब्स में. तो ये जो कमीशन थी इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1980 में दी और उसमें काफी ज्यादा रिकमेंडेशंस वगैरह थी. उसमें से एक रिकमेंडेशन ये थी कि 27% गवर्नमेंट जॉब जो है ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को दी जाए. तो इस तरह से ये बीपी मंडल की जो कमीशन थी, इसकी जो रिपोर्ट थी वो इस तरह से थी. लेकिन अभी इन्होंने रिपोर्ट दी, ये भी प्रोसेस इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था कि इसको किस तरह से आगे बढ़ाना है. उसके बाद अगर हम बात करें, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स पहले से मिल रहे थे जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को. अब थर्ड कैटेगरी इसमें इंक्लूड की गई थी, SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. तो ये जो रिकमेंडेशंस वगैरह थी इस कमीशन की, इनको डिस्कस किया गया पार्लियामेंट में. बहुत सारी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि हम इस कमीशन के रिकमेंडेशंस को आगे बढ़ाएंगे और हम उनको लॉ के तौर पे इम्प्लीमेंट करेंगे. तो बहुत सारी डिमांड्स इस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के लिए हो रही थी. लेकिन एक पार्टी ऐसी थी जो कि 1989 में लोकसभा इलेक्शन में खड़ी हुई जिसका नाम था जनता दल. उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर हम
इलेक्शन जीत गए तो हम मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस है उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनकी जो डिमांड्स वगैरह है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके बाद अगर हम बात करें, जनता दल ने वो इलेक्शन जीता, उनका जो हेड था या जो प्राइम मिनिस्टर बना उसका नाम था वीपी सिंह। और उसके बाद फाइनली कहा जाता है कि ये जो मंडल कमीशन थी इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस हुई, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट थे या उसके बाद प्राइम मिनिस्टर वगैरह उन्होंने पार्लियामेंट में सीधे बताया कि मंडल कमीशन अब पास हुआ है, तो उसकी रिकमेंडेशंस वगैरह जो भी थी उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। और इसी तरह से जो ऑफिस मेमोरेंडम उसका बाज़ाब्ता एक नंबर था जो इस तरह से था, तो उसको कहा जाता है कि ये बॉर्न हुआ था अगस्त 13 1990 को, क्योंकि 1989 में इन्होंने इलेक्शन जीता था और 1990 में उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया था, इस मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को। उसके बाद क्या हुआ, और रिएक्शन ऑफ द पीपल, तो काफी ज्यादा लोग जो थे इसके सपोर्ट में भी थे और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो इसको इसके खिलाफ थे। तो कहा जाता है कि उस दौरान सबसे हॉटली डिबेटेड इशू कंट्री में यही था। न्यूज़पेपर्स हो, मैगजीन्स हो, न्यूज़ चैनल्स वगैरह हो, सभी पर लोग अपने ओपिनियंस वगैरह इस इशू के रिलेटेड देते थे। काफी सारी जगहों पे प्रोटेस्ट्स भी हुए, कुछ जगहों पे वायलेंट प्रोटेस्ट्स हुए। तो काफी ज्यादा लोग जो थे उनको उन पर गहरा असर पड़ता था इस रिकमेंडेशन से, क्योंकि उनका जो रोजगार था, उनका जो एम्प्लॉयमेंट मिलने का जो हम कह सकते हैं कि उनके चांसेस थे वो बहुत कम हुए, कुछ के बढ़ गए। कुछ लोगों का मानना था कि इस रिजर्वेशन से जो काफी ज्यादा इनइक्वालिटीज वगैरह फेस कर रहे थे आज तक सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उनको इससे फायदा मिलेगा। लेकिन दूसरे जो ऐसे लोग थे जो कि समझते थे कि ओपन मेरिट वालों को या जनरल कैटेगरी वालों के साथ इनइक्वालिटी होगी, क्योंकि अगर उनके पास मेरिट में भी वो आएंगे, उसके बाद 27% सीटें, मतलब ये कम तादाद नहीं है, ऐसे ही सोशली एंड बैकवर्ड क्लास वालों को दी जाएंगी। पहले से ही रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के पास है, तो इससे क्या होगा, जनरल कैटेगरी वालों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले ही कहा, दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाई और क्वालिटी, उनके पास ज्यादा क्वालिटी होगी, क्वालिफाई होंगे वो, उसके बाद भी उनको ज्यादा मौका जॉब के लिए या जॉब अपॉर्चुनिटी। और सब यहाँ पे हम बात करेंगे, कुछ लोगों ने या कुछ एसोसिएशन ने इसके खिलाफ केस किए, इस मंडल कमीशन। इसका मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे, एक जनता पार्टी, जो पार्टी जिसने इलेक्शन जीता, जनरल इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया उन्होंने इस मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को, लेकिन फिर भी अगर लोग किसी लॉ के बने बनाए लॉ को के खिलाफ हो जाते हैं तो वो उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, उसमें इस केस की सुनवाई हुई, जिसमें अगर हम बात करें, ये जो बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारी एसोसिएशंस ने इसके खिलाफ केस दर्ज किया था, तो कलेक्टिवली इन केसेस को एक ही जगह पे रखा गया और इनको इंदिरा साहनी केस कहा गया। इंदिरा साहनी एंड द अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट और इंदिरा साहनी एंड अदर्स। तो इसमें 11 जजेस को बिठाया गया सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने इनके आर्गुमेंट्स वगैरह सुने, और उसके बाद मेजॉरिटी जो उन जजेस में थी उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो रिकमेंडेशंस थी मंडल कमीशन की ये वैलिड है। इसका मतलब ये है कि ये जो लॉ पास किया गया है, ये जो रिकमेंडेशंस पास की गई है, इम्प्लीमेंट की गई है, ये इनवैलिड नहीं है, ये वैलिड है। इसका मतलब इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि अगर कहीं पर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में से कोई इंसान वेल टू डू लगा, या कोई फैमिली जो कि जिनके घर में कोई पर्सन पहले से ही एम्प्लॉयड है या जिनके पास अच्छा बिजनेस है, अच्छी प्रॉपर्टी वगैरह है, तो उनको बैकवर्ड क्लासेस से एक्सक्लूड किया जाए, उससे निकाला जाए, ताकि उनको रिजर्वेशन ना मिले। इसका मतलब रिजर्वेशन उनको देनी है जो डिजर्व करते हैं। उसके बाद जब ये पार्लियामेंट ने ये लॉ पास किया, उसके बाद ये
उस डिपार्टमेंट में जाता है जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो उन्होंने इशू एक ऑफिस मेमोरेंडम किया सितंबर 8, 1993। तो यहाँ पे आपको समझना है, फॉर एग्जांपल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई लॉ पार्लियामेंट में पास होता है तो उसको पास करने वाले होते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, जिसमें प्राइम मिनिस्टर आता है या कैबिनेट वगैरह आता है। उसके बाद जब ये लॉ इम्प्लीमेंट होके आगे बढ़ता है तो ये डिपार्टमेंट्स को जाता है। अगर वो हेल्थ के रिलेटेड होगा तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जाएगा। अगर वो एजुकेशन के रिलेटेड होगा तो वो एजुकेशन का जो हम कह सकते हैं डिपार्टमेंट है उनके पास जाएगा। लेकिन ये वाला इशू जो है ये इस वाले डिपार्टमेंट गया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, तो उस डिपार्टमेंट में गया। इस तरह से उन्होंने फिर ये एक ऑर्डर निकाला और अपने डिपार्टमेंट में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास अब टॉपिक है नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर हम देखें इंडिया में जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है इनका बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में जितने भी काम होते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज में भी, तो ये सारे अरेंजमेंट्स वगैरह जो इंस्टीट्यूशंस करते हैं उनको हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। जैसे कि अगर दो लोगों के दरमियान, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान या स्टेट्स के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो तो उसको सॉल्व कौन करता है? जुडिशरी। तो वो एक इंस्टीट्यूशन है। इसी तरह से अगर लॉ मेकिंग करनी हो, लॉ बनाना हो तो उसके लिए पार्लियामेंट है, वो भी एक इंस्टीट्यूशन है। इसी तरह से अगर कोई कुछ इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करनी हो उसके लिए हमारे पास पार्लियामेंट वगैरह सॉरी एग्जीक्यूटिव्स है, जैसे कि प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और कैबिनेट है। तो जिस तरह से मैंने कहा कि इन इंस्टीट्यूशंस में काम करना आसान नहीं होता है, क्योंकि इनके अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बाइंड भी होते हैं लीडर्स के अंडर में। जो हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशंस की, उसमें मीटिंग्स होती है, कमिटीज़ होती है, रूटीन्स होते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिलेज होते हैं कोई भी फैसला लेने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोई बिल जब पार्लियामेंट में पास होती है, अगर लोकसभा ने फॉर एग्जांपल उसको पास किया तो उसके बाद राज्यसभा के पास हो जाती है। तो अगर राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया तो वो बिल पेंडिंग रहती है। मनी रिलेटेड बिल्स के साथ ऐसा नहीं होता है। इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे, जब पार्लियामेंट हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम इसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखना है उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भी साइन के लिए ये बिल जाती है, तो काफी ज्यादा डिलेज वगैरह का सामना करना पड़ता है। अगर नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक डिक्टेटर या एक मोनार्क जो उसकी मर्जी होगी वो करेगा। वो कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ले सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रूटीन रूल्स रेगुलेशंस का सामना करना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ता है। और कभी कभी इन डिलेज से फायदा भी होता है, क्योंकि जितना डिले होगा उतने ज्यादा लोग कंसल्ट किए जाएंगे एक डिसीजन लेने में। और ज्यादा लोगों को जब हम कंसल्ट करते हैं तो जो डिसीजन हम फाइनली लेते हैं उसमें लोगों का फायदा ही होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1989 में अपने मैनिफेस्टो में जनता दल ने बाज़ाब्ता तौर पे कहा था कि अगर हम पावर में आए तो हम इन रिकमेंडेशंस को, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसका मतलब बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट करते थे। लेकिन बाद में जिन लोगों ने इसकी खिलाफ वर्जी की थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये तय हुआ कि अब ये बिल या अगर हम कहें ये लॉ जो है ये अब वैलिड है, अब इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो होती है हाईएस्ट अथॉरिटी होती है कंट्री में। इसके अलावा इंडिया में 3 इंस्टीट्यूशंस है। किसी भी डेमोक्रेसी में 3 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। उनके अंडर में बहुत सारी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस भी होती है, लेकिन ये जो 3 मेन इंस्टीट्यूशंस होती है, एक जिनको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। सबसे पहले होता है पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, जिसमें लॉ बनता है। लॉ मेकिंग बॉडी इज नोन एज पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, जिसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स मिलकर काम करते हैं। इसके बाद होता है जुडिशरी। तो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह आता है। जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं कंट्री में उनको सॉल्व करने में इनका अहम रोल होता है। तो इन्हीं 3 इंस्टीट्यूशंस के बारे में आगे हमें पढ़ना है इंशाल्लाह। सबसे पहले पढ़ेंगे पार्लियामेंट, उसके बाद एग्जीक्यूटिव और उसके बाद जुडिशरी। तो तब तक के लिए स्टे सेफ,
فی امان اللہ.